आज मुख्य रूप से हम अफजल गुरु की फांसी की इनसाइड स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। आखिर जब अफजल गुरु को फांसी दी गई तो जेलर सुनील गुप्ता, जिन्होंने 20 दोषियों को फांसी दिलवाई, तब उन्हें कोई रिएक्शन नहीं हुआ। परंतु अफजल गुरु को जब उन्होंने फांसी दिलवाई तो उन्हें ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वे घंटों रोते रहे, सिसकते रहे। आखिर एक जेलर की बात है, यूं तो हो नहीं सकता। हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि हम क्राइम की दुनिया की बात करें तो आज भी हमारे देश में खूंखार अपराधियों को सजाए मौत दिए जाने की व्यवस्था है। और यदि हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की रिपोर्ट की माने तो 1947 से अब तक, यानी स्वतंत्रता से अब तक, भारत में कुल 755 लोगों को मृत्युदंड यानी फांसी दिया जा चुका है। इसी सिलसिले में आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। कुछ बुजुर्ग लोग तो जानते होंगे कि अफजल गुरु को फांसी क्यों दी गई थी, परंतु नई पीढ़ी के युवाओं को कम ही मालूम होगा कि आखिर अफजल गुरु को फांसी क्यों दी गई थी। जो लोग जानते भी होंगे कि अमुक कारण से अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, उन्हें भी शायद ही उसके द्वारा किए गए क्राइम की बर्बर दास्तान मालूम हो। आइए संक्षेप में इस बर्बर कांड की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद कहानी की मुख्य बिंदु पर आते हैं। इस क्राइम केस पर आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन अगर आप सही में सच का साथ देना चाहते हैं तो यहाँ पर एकता दिखाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। 2001 की 13 दिसंबर की तारीख, समय कोई 11:30 बजे का, यानी 11:30 बजे AM का। ठंड का मौसम था और बाहर धूप खिली हुई थी। संसद में शीतकालीन अधिवेशन चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा जारी था। इस दिन भी इस बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन 11:02 पर संसद को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे। तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी निकलने ही वाला था। संसद स्थगित होने के बाद गेट नंबर 12 पर सफेद गाड़ियों का तांता लग गया था। इस वक्त तक सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन चंद मिनटों में संसद पर जो हुआ उसके बारे में ना कभी किसी ने सोचा था और ना ही कल्पना की थी। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी संसद भवन के गेट पर एक एम्बेसडर कार आई। गाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी और साथ ही उस पर गृह मंत्रालय का लोगो लगा हुआ था। उस लोगो को और लाल बत्ती को देखने के बाद सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव के द्वारा इशारा किया गया, रुकिए। लेकिन वो गाड़ी रुकने की बजाय तेजी के साथ अंदर जाने लगती है। सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव ने रोकने की पुरजोर कोशिश की, पर गाड़ी रुकती नहीं है। गार्ड की शंका बढ़ती है। वह सर आवाज लगाता है और बार बार रुकने का इशारा करता है, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती है। इसके बाद वो गाड़ी और भी तेजी के साथ चलने लगती है। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़ लगा दी। वहीं सामने ही उपराष्ट्रपति की गाड़ी खड़ी हुई थी। उपराष्ट्रपति का इंतजार किया जा रहा था। उनके सुरक्षाकर्मी भी थे और उन सुरक्षाकर्मियों ने जगदीश यादव को उस गाड़ी वाले को आवाज लगाते हुए भी देख लिया। तभी इन सुरक्षाकर्मियों ने भी उस गाड़ी को रोकने के लिए इशारा किया, यानी राष्ट्रपति के सुरक्षाकर्मियों ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन ये रुकता नहीं है। कार और तेजी के साथ भागने लगता है।
और उपराष्ट्रपति की गाड़ी से भिड़ंत हो जाती है, टक्कर हो जाती है और गाड़ी रुक जाती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, गाड़ी के चारों एंगल की खिड़कियां खुलती हैं और उसमें से 5 आतंकवादी निकलते हैं। और जैसे ही 5 आतंकवादी निकलते हैं, उनके हाथों में AK-47 और हैंड ग्रेनेड होते हैं। उनकी पीठ पर बैग लटके हुए होते हैं। अब ये अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो सुरक्षा गार्ड मारा जाता है जिसने सबसे पहले इन्हें रोकने का प्रयास किया था, यानी जगदीश यादव, जो इन आतंकवादियों की गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे हुए जो पुलिस ऑफिसर थे, उनको गोली मारी जाती है। इसी बीच में एक महिला हेड कांस्टेबल भी होती है, वह खतरे का अलार्म बजा देती है, उसको भी गोली मार दिया जाता है। और देखते देखते आतंकवादियों ने 9 लोगों की हत्याएं कर दी, उनको शहीद कर दिया। 17 लोग घायल हो जाते हैं। और इसी बीच में एक आत्मघाती हमला होता है और बहुत जोर का धमाका होता है। उसमें एक आतंकवादी जो आत्मघाती था वह मारा जाता है। संसद भवन में अक्सर CRPF की एक बटालियन मौजूद रहती है। गोलियों की आवाज सुनकर यह बटालियन अलर्ट हो गई। CRPF के जवान दौड़ भागकर आ गए। फिर शुरू हुआ आतंकवादियों को मारने का सिलसिला। उस वक्त सदन में देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे। सभी को संसद के अंदर ही सुरक्षित रहने का संकेत दे दिया गया। बचे हुए शेष 4 आतंकियों ने गेट नंबर 4 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को वहीं पर ढेर कर दिया गया। इसके बाद बचे हुए आखिरी आतंकी ने गेट नंबर 5 की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन वो भी जवानों की गोली से ढेर कर दिया गया। जवानों और आतंकियों के बीच 11:30 बजे शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम को 4 बजे खत्म होती है। दोस्तों, यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद भवन पर हमला था। 5 आतंकी तो संसद भवन के परिसर में ही ढेर कर दिए गए, लेकिन संसद भवन पर इस हमले की जो साजिश रचने वाला अफजल गुरु था, वह बच गया था, क्योंकि वह बाहर रहकर मास्टरमाइंड का काम कर रहा था, आतंकवादियों का मार्गदर्शन कर रहा था, उन्हें रास्ता बता रहा था। संसद भवन पर हमले के 2 दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, SR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफसान को बरी कर दिया। शौकत हुसैन की मौत की सजा को भी घटा दिया गया और 10 साल के कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा गया, यानी लोअर कोर्ट ने अफजल गुरु को जो मौत की सजा सुनाई थी, इस दोष में उसे बरकरार रखा गया सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये रही संसद भवन पर हमले की संक्षिप्त कहानी। अब अफजल गुरु की फांसी की इनसाइड स्टोरी पर आते हैं। दोस्तों, आपको शायद आगे की कहानी जानकर कुछ अजीब सा लगे, आश्चर्य सा लगे। अफजल गुरु को जिस वक्त फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तब जेलर अपनी आंखों से आंसू बहा रहे थे। जेलर सुनील गुप्ता न केवल तब रोते हैं जब अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाया जाता है, बल्कि वे घर आकर अपनी बेटी और अपनी पत्नी के गले लगकर भी काफी देर तक रोते रहते हैं। आखिर एक आतंकवादी के लिए उनकी आंखों में आंसू कैसे आए? आज की कहानी इसी बात के ऊपर आधारित है। दरअसल दिल्ली में संसद भवन पर हमला होता है और उस हमले का बचा हुआ जो एकमात्र आरोपी होता है अफजल गुरु, उसको कोर्ट ने फांसी की सजा बोल दी थी। उसको फांसी पर चढ़ाया जाना था,
परंतु उसकी फांसी लगातार टल रही थी। इसकी दया याचिका राष्ट्रपति कार्यालय को भेजी गई थी। उस समय राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम जी थे। पहले राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और वे अंत तक इस मामले को गंभीरता से नहीं लिए। अतः उनके समय में आई हुई दया याचिकाओं को उन्होंने देखने की कोशिश नहीं की। अतः उसमें करीब 4 साल का समय गुजर गया। उसके बाद में महामहिम प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनती हैं। उन्होंने भी उनके समय में आई हुई दया याचिकाओं को देखने की कोशिश नहीं की। इसमें भी 5 साल गुजर गए। इस तरह से कुल 9 साल गुजर जाते हैं। इसके बाद महामहिम प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनते हैं। उन्होंने इन दया याचिकाओं पर सुनवाई करना प्रारंभ किया और इस दौर में वो लगभग 33 दया याचिकाओं की सुनवाई करते हैं और इन 33 दया याचिकाओं में से केवल 2 की फांसी की सजा को माफ कर दिया जाता है। बाकी के 31 दया याचिकाओं को खारिज कर देते हैं और उनको फांसी पर चढ़ाने का हुक्म कर देते हैं। इन्हीं याचिकाओं में से एक थी अफजल गुरु की दया याचिका, जो खारिज हो चुकी थी और अफजल गुरु को भी फांसी पर चढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया गया था राष्ट्रपति भवन से। इसीलिए अफजल गुरु के बचने के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। उनके पास अब बचाव का कोई रास्ता शेष नहीं बचता है। यह बात होती है 3 फरवरी 2013 के दिन की और इस दिन तय हो जाता है कि अफजल गुरु को अब फांसी की सजा से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। इसके बाद फांसी का ये फरमान राष्ट्रपति भवन से बड़ी तेजी से, बड़ी त्वरित गति से सीधा गृह मंत्रालय पहुंचता है और गृह मंत्रालय से सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के पास पहुंच जाता है और वहां से सीधा तिहाड़ जेल पहुंच जाता है। ये फांसी का जो आर्डर था उसमें तेजी की जाती है, जिसके कारण एक दिन में ही ये आर्डर लगातार बहुत तेजी के साथ आगे चलते हुए तिहाड़ जेल के प्रमुख बिमला मेहरा के पास तक पहुंच जाता है। जब बिमला मेहरा को उस आदेश की कॉपी मिलती है तब आदेश के त्वरित पालन किए जाने का प्रश्न बिमला मेहरा के पास उत्पन्न हो जाता है। वे आनन फानन में इस चुनौती भरी जिम्मेवारी को अंजाम देने के कार्य को सहायक जेलर सुनील गुप्ता जी को सौंप देती हैं और उनसे कहा जाता है कि आप अफजल गुरु की फांसी को अंजाम देने की तैयारी कीजिए। इस तरह से बहुत कम समय में ही अफजल गुरु को फांसी देने की तैयारी करने का मामला प्रारंभ होता है, जो सुनील गुप्ता जी को ही पूरी करनी थी। 3 फरवरी को उन्हें आदेश मिल जाता है और फिर आदेश मिलने के बाद लगातार इसमें आगे की कार्यवाही चलना शुरू हो जाती है। उनके सामने यह प्रश्न था कि आखिरकार इसको फांसी दी कैसे जाएगी। दरअसल जब फांसी दी जाती है तब एक डेथ वारंट जारी किया जाता है और यह डेथ वारंट लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर से जारी किया जाता है, क्योंकि फांसी की सजा प्रारंभिक रूप से उसके द्वारा ही दी गई होती है। बाद के सारे कोर्ट जो होते हैं सिर्फ मामले का परीक्षण ही करते हैं। आप सुनील गुप्ता को लोअर कोर्ट के जज से डेथ वारंट पर सिग्नेचर करवाना था, साथ ही सारे मामले को पूर्णतः गुप्त भी रखना था और बहुत जल्दी करना था। वे वहां पर जाते हैं। कहां जाते हैं? लोअर कोर्ट के जज के पास। लोअर कोर्ट के जज से बातें करते हैं, उनसे कहते हैं कि राष्ट्रपति ने इनकी फांसी की सजा को खारिज कर दिया है, अब फांसी देना ही है, अतः अब आप फांसी की तारीख मुकर्रर कर दीजिए। तब लोअर कोर्ट के जज तारीख देते हैं। कौन सी तारीख? 8 फरवरी 2013 की। और जैसे ही डेथ वारंट पर तारीख लिखने की तैयारी हो चुकी थी, तभी जेलर साहब आगे पीछे कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि साहब आप 8 फरवरी की डेट मत दीजिए,
क्योंकि उस दिन जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर में दंगे भड़क जाएं, कश्मीर में लोग सड़क पर उतर जाएं, पूरे देश में हालात खराब हो जाएं। और वैसे भी अफजल गुरु को लेकर इस मामले की अभी किसी को कानो कान खबर नहीं है। राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर यहां तक की कड़ी के बहुत ही सीमित लोग होते हैं जो इस बारे में जानते हैं कि अफजल गुरु को फांसी दी जानी है। तब लोअर कोर्ट के वो जज साहब बड़े गौर से इस बात को सुनते हैं। उनको लगता है कि आप बात सही कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने 8 फरवरी की जगह 9 फरवरी की डेट मुकर्रर कर देते हैं और उसका समय 8 बजे सुबह का रख देते हैं। अब 8 बजे सुबह फांसी दी जाएगी। 9 तारीख का यह वाकया था और उसके लिए तैयारी शुरू हो जाती है। 6 फरवरी को सबसे पहले अफजल गुरु के परिवार को एक चिट्ठी लिखी जाती है कि हम इस तरह से तुम्हारे इस व्यक्ति को यानी अफजल गुरु को इस जुर्म में फांसी देने जा रहे हैं। उसमें फांसी का वक्त होगा सुबह के 8 बजे और तारीख होगी 9 फरवरी की। अब यह लेटर उसके परिवार को भेजा जाता है, परंतु अफजल गुरु के घर वालों को जब पता चलता है तब तक अफजल गुरु को फांसी हो चुकी होती है। 2 दिन बीत चुके होते हैं क्योंकि लेटर डाक से स्पीड पोस्ट से भेजा गया था और पत्र देरी से मिला था। अब साथ ही होम सेक्रेटरी, जेलर प्रमुख बिमला मेहरा और जेलर सुनील गुप्ता के बीच एक मीटिंग की जाती है। मीटिंग के बाद जेलर सुनील गुप्ता सीधा तिहाड़ जेल आते हैं। वहां वे फांसी घर जाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। फांसी की यह कोठी तिहाड़ जेल के सेक्शन नंबर 3 में थी और उसी सेक्शन के पास में ही अफजल गुरु मौजूद रहता है। वो काफी समय से इस जगह पर रह रहा था। तब गुप्ता जी ने सोचा कि यदि हम यहाँ पर फांसी की तैयारी करेंगे, रिहर्सल करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि अफजल गुरु को पहले से ही पता चल जाए और पता नहीं वह क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। इसलिए उसको अलग जगह एक दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां से शिफ्ट करने के बाद उस पर कैमरों के माध्यम से और पुलिस वालों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाती है कि कहीं अफजल गुरु को इस बात का एहसास ना हो जाए और कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। इधर फांसी प्रकोष्ठ में 8 फरवरी की रात को रिहर्सल चल रहा होता है। रिहर्सल के दौरान जिनको फांसी दी जानी होती है उसके वजन के दुगने वजन का एक ऐसा पुतला बनाया जाता है, मिट्टी आदि का। पुतले को जिस रस्सी से फांसी दी जानी होती है उसके फंदे पर लटकाया जाता है और जैसे ही फांसी का ट्रिगर दबाते हैं वह पुतला जोर से झटके के साथ नीचे गिरता है। यदि रस्सी नहीं टूटती तो रिहर्सल को सही माना जाता है, परंतु यदि रस्सी टूट जाती है तो रिहर्सल फेल माना जाता है। अब इस रिहर्सल में जैसे ही रस्सी के फंदे पर पुतले को डालकर लीवर खींचा जाता है वैसे ही रस्सी टूट जाती है। सुनील गुप्ता जी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अब वे दोबारा से रिहर्सल को दोहराते हैं। इस बार भी रस्सी टूट जाती है। अब गुप्ता जी को चिंता सताने लगती है। क्या बात है, हो क्या रहा है? गुप्ता जी पसीना पसीना। अब सारे अधिकारियों में खलबली मच जाती है। उन्हें लगता है क्या करें, वक्त रात का है, करें तो करें क्या? अब सुबह को फांसी ही देनी है। यदि कुछ गड़बड़ हुआ, टाइमिंग मिस हुआ तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। अब गुप्ता जी फिर तीसरी बार रिहर्सल करते हैं। उसके बाद फिर भी तीसरी बार रस्सी टूट जाती है। अब यहां अधिकारियों के होश भागता हो जाते हैं। करें तो करें क्या, हो क्या रहा है? अब पुनः चौथी बार कोशिश की जाती है और चौथी बार भी रस्सी टूट जाती है। अब वाकई अधिकारियों की हालत बहुत खराब हो जाती है। फांसी इंचार्ज सुनील गुप्ता डर से थर थर कांपने लगते हैं। उनके मन में अंधड़ चल रहा था कि मैं अपने उच्च अधिकारियों को क्या जवाब दूंगा, अब तो मेरी नौकरी भी जाएगी। वे परेशान हो जाते हैं।
जबकि इन्होंने अपने 35 साल के करियर में 8 ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे अपराधियों को, चाहे वो रंगा बिल्ला हो, चाहे वो इंदिरा गांधी के हत्यारे हों, ऐसे ऐसे 8 अपराधियों को फांसी पर चढ़ा चुके थे, परंतु कोई रिएक्शन इन पर नहीं हुआ था। उनकी आंखों के सामने यह सब हो चुका था। लेकिन अफजल गुरु की फांसी के लिए यह जो कोशिश कर रहे थे उसमें लगातार रस्सियां टूट रही थी। तो इन्हें बड़ा अफसोस हो रहा था, चिंता हो रही थी कि हम करें तो करें क्या। इस बार उन्होंने जेल के स्टोर रूम से देखकर एक मजबूत सी रस्सी मंगवाई और अब आखिरकार 5वीं बार कोशिश की जाती है। अब की 5वीं बार रस्सी नहीं टूटती है, तब इनकी जान में जान आती है। उसके बाद फिर ये तैयारी करके अब इंतजार कर रहे थे दिन निकलने का। अब जैसे ही दिन निकलता है, ये सुनील गुप्ता अकेले ही अफजल गुरु के पास पहुंचते हैं कि उसे जगा दें, वह तैयार हो जाए। जहां अफजल गुरु बंद होता है, रह रहा होता है, तब ये देखते हैं कि वह तो पहले से ही जगा हुआ था, बैठा हुआ था। और जैसे ही बहुत सुबह सुबह अफजल गुरु सुनील गुप्ता को देखता है, इन्हें देखते ही वो कहता है कि अच्छा, आज हमारी फांसी का दिन आ चुका है ना। तो जैसे ही ये बात जेलर साहब सुनते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, मतलब तुम्हें इस बात का कैसे एहसास हुआ। उसने कहा कि साहब, अभी तक तो इतने सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मुझे वहां से निकालकर अलग दूसरी सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी रात मुझ पर निगरानी रखी गई है। मुझे बिल्कुल एहसास हो चुका है कि आज शायद मेरा आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। जब जेलर साहब ने यह बातें सुनी तो उन्हें एकदम झटका सा लगा, क्योंकि वो उसके पास एक ऐसा आर्डर लेकर गए थे, फांसी का आर्डर, कि हम तुम्हें आज फांसी के फंदे पर चढ़ाने वाले हैं। वह कहता है ठीक है सर, मैं तैयार हूं। क्या कहता है? ठीक है सर, मैं तैयार हूं। तब वो कहते हैं कि चाय पियोगे? तब अफजल गुरु कहता है कि हाँ, आप आए हो तो मैं आपके साथ चाय जरूर पीऊंगा। चाय आई, उसने गुप्ता जी के साथ चाय पिया। जब ये चाय पी रहे थे तो अफजल गुरु के साथ और भी अधिकारी मौके पर मौजूद होते हैं। चाय पीने के बाद वो कहता है, एक बात बोलूं? गुप्ता जी कहते हैं हाँ बोलो। तब ये कहता है कि साहब, मैं फांसी पर जरूर चढ़ रहा हूं, मैं फांसी चढ़ूंगा, पर सच मानिए मैं आतंकवादी नहीं हूं और मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे मुझे आतंकवादी बना दिया गया है। मैंने आज तक सच का साथ दिया है, मैंने ईमानदारी की लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मैं PUCL का एक एक्टिव और कर्मठ मेंबर था। मैंने आज तक देश को मजबूत करने के लिए काम किया है। यदि मैं टेररिस्ट होता ना तो मैं अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाता। उसका बेटा MBBS कर रहा था, मैं उसको भी आतंकवादी बनाता। फिर 2 पल चुप रहा, आहें भरी, आंखें डपडपा जाईं। फिर बोला, वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुझे बिना अपराध फांसी दी जा रही है और मैं फांसी चढ़ूंगा। तब गुप्ता जी कहते हैं कि अब ये सब बताने से क्या फायदा, जब अब सब कुछ हो चुका है। अब तो कुछ देर बाद तुम्हें फांसी होने ही वाली है। फिर गुप्ता जी ने कहा कि तुम अपने परिवार को कुछ मैसेज देना चाहते हो? तो उसने एक चिट्ठी लिखते हुए उसमें लिखा अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कि तुम लोग हर हालत में बच्चे की पढ़ाई को पूरी करवाना, उसको एक कामयाब इंसान बनाना। ईश्वर ने मेरे लिए आज तक की ही जिंदगी दी थी, मुकर्रर की थी, उसकी यही इच्छा थी, इसलिए मैं उसकी इच्छा को पूरी करने जा रहा हूं। तुम लोग
मेरी मौत का अफसोस बिल्कुल मत करना। साथ ही लोगों से मेरा संदेशा कहना कि मेरी मौत पर वो कोई बवाल ना करें। बस इतना ही। खुदा हाफिज। उसने पत्र में हस्ताक्षर किए और मेरी तरफ बढ़ा दिए। फिर वह बोला, साहब जी एक बात पूछूं? गुप्ता जी ने कहा, बताओ। तब उसने कहा कि मुझे आपकी आंखों में बहुत कंप्रेसर नजर आ रहा है। गुप्ता जी ने आहें भरते हुए कहा, हाँ हो सकता है। फिर उसने कहा, गुप्ता जी मेरी एक आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक आपकी आंखों की ओर देखता रहना चाहता हूं। गुप्ता जी जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर वे जवान को संभालते हुए मुश्किल से बोले, ठीक है, जब तक तुम चलकर फांसी के तख्ते तक जाओगे तब तक तो तुम मेरी ओर देख सकते हो, परंतु फांसी पर चढ़ने से पहले तुम्हारे सिर पर काला कपड़ा उड़ा दिया जाएगा। तब वह कहता है, कोई बात नहीं, जब तक मेरे होश रहेंगे मैं आपकी याद करता रहूंगा। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, तू अपनी आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर लेना, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। फिर वह बोलता है, गुप्ता जी मैं अपनी 2 लाइन की एक शेर कहना चाहता हूं। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, सुना दो। उसने कहा, जो मुझे फांसी मिल रही है वह इसलिए मिल रही है कि मैं हमेशा लोगों का भला चाहता था। फिर वह गाने लगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल जमाने के लिए, जिए ये दिल जमाने के लिए। साथ ही वह डांस करता जाता था। गुप्ता जी भी भाव विभोर होकर उसके साथ साथ गा रहे थे। पल भर के लिए वे सब कुछ जैसे भूल चुके थे। उसने पूरा गाना गाया। फिर गुप्ता जी ने बताया कि मैंने यह इकलौता कैदी देखा जो फांसी के समय भी हंसते गाते हुए फांसी के फंदे की ओर जा रहा था। उसने मेरे दिल को अंदर से झकझोर दिया था। उनकी आंखों से आंसू छलके जा रहे थे। एक तरफ कर्तव्य पथ, एक तरफ दिल के अंदर प्रेम। आखिर कर्तव्य को तो पूरा करना ही है। उन्होंने निर्णय लिया, तय किया कि कर्तव्य को तो पूरा करना ही होगा। फिर उसने एक और चाय की डिमांड की, परंतु तब तक चाय वाला जा चुका था और अब समय नहीं था। उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। उसके हाथ पैर कसकर बांध दिए जाते हैं। उसके सिर पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है। उसे एहसास था कि किसी भी पल फांसी का लीवर खींचा जा सकता है। चेहरे पर काला कपड़ा डले होने के बावजूद भी उसने मेरी तरफ यानी सुनील गुप्ता जी की तरफ चेहरे को घुमाया और बोला, खुदा हाफिज। और तभी सचमुच में लीवर को खींच दिया जाता है। अफजल फांसी के फंदे पर झूल जाता है। चंद पलों में वह इस दुनिया से विदा हो जाता है। गुप्ता जी के अंदर भावनाओं के ज्वार थामे नहीं थमते हैं। वे जैसे किसी भी पल रो पड़ेंगे। फिर सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गुप्ता जी जब अपने घर पहुंचते हैं तब भी उनके दिल में अफजल की यादें हिलोरें मार रही थी। अभी तक गाता हुआ, नाचता हुआ, बातें करता हुआ एक बहादुर अब शांत हो चुका है, निर्जीव हो चुका है। अब वह बातें नहीं कर सकता, अब वह गाना नहीं गा सकता। और इसका अपराधी कौन है? वे घर पहुंचते पहुंचते जैसे गिर पड़ेंगे। वे दौड़कर अपने बच्चों से लिपट जाते हैं और दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। फिर पत्नी से लिपटकर काफी देर तक रोते रहते हैं।
सभी ने उन्हें धैर्य बंधाने की कोशिश की, लगातार कोशिश की। फिर भी गुप्ता जी उस दिन खाना नहीं खाते हैं और रह रहकर उनकी आंखों से आंसू आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अफजल गुरु की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, मेरी यह सच्ची कहानी यदि आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।